हेलो दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं नए चैप्टर के साथ। हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5। अब यहाँ हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो अब मोशन क्यों, कैसे, क्या, ये सब भी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब लॉज ऑफ मोशन, मोशन की बात करें तो उससे पहले फोर्स की बात आती है। तो फोर्स हम बहुत पहले से सीख चुके हैं, बहुत सारी बातें। फोर्स यानी पुश और पुल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, यानी पुश या पुल करना पड़ता है। तो दैट इज फोर्स। अब फोर्स के दो टाइप यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। कांटेक्ट फोर्स है और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के या किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, और उस समय जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उस समय जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट है कांटेक्ट फोर्स। क्या है? फोर्स अप्लाइड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। फिर इसके बाद में आता है दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को दोस्तों हम फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं। फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे हम अर्थ पर हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर हम प्लेन में हूं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। प्लेन में जब हम होते हैं तो क्या हम अर्थ के कांटेक्ट में हैं? नहीं है, फिर भी लग रहा है फोर्स। इसका मतलब कि फील्ड फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। देखिए वही लिखा है, फील्ड फोर्स और वी कैन से नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या लिखा है? फोर्स अप्लाइड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो तब। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट है, मैग्नेट रखा है, इस पे यहाँ पर आयरन लेके आओ तो चिपक जाता है कि नहीं? या आयरन रखा है, मैग्नेट लेके आओ तो चिपक जाएगा। भले हम थोड़ा दूर रखे तो भी चिपक जाता है। तो इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब हम इसके बाद आता है एरिस्टोटल फैलेसी। अब देखो, एरिस्टोटल ने कुछ गलतियां की थी। क्या गलती थी वो देखते हैं। पहले तो हम उनकी स्टेटमेंट जानते हैं। उन्होंने लिखा था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। अगर कोई भी बॉडी को हमको मोशन में रखना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप साइकिल से जाते हैं तो साइकिल का मोशन कंटिन्यू रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पैडल मारने पड़ते हैं। अगर पैडल ना मारे तो साइकिल रुक जाती कुछ दूर जाके। तो अगर हमको किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये था एरिस्टोटल का लॉ। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें गलत क्या है? सही तो है, सही तो है कि हमको साइकिल अगर चलानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैडल मारने पड़ेंगे। नहीं मारेंगे तो रुक जाएगी। बिल्कुल एक तरह से देखने में हमको सही लगता है, लेकिन कुछ कमियां थी। क्या कमी थी वो हम समझते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। मान लिया कोई ऐसा सरफेस है जिसपे फ्रिक्शन ना हो, नहीं है फ्रिक्शन, और उस पे साइकिल चलाना हो तो, या चलो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे मैं एक बॉल छोड़ दूं तो चलता जाएगा बॉल। उसमें तो कहां फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना फोर्स, फिर भी बॉल मूव करेगा फ्रिक्शन लेस सरफेस से। तो ये चीज एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन नहीं की थी, इसीलिए उनके लॉ को गैलीलियो ने गलत ठहराया। उन्होंने बोला इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। फिर गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था हम पहले समझने की कोशिश करते हैं ये डायग्राम से। देखिए अब यहाँ पर हमारा ये एक स्लोप है, कुछ हाइट पर है, दूसरा स्लोप इधर है। अगर हम कोई बॉल को यहाँ पर है और इसको यहाँ से छोड़े। अच्छा, गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट ऐसा इमेजिन किया कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से छोड़े तो क्या होगा? यहाँ से चलता चलता सेम हाइट तक, जितनी हाइट में इधर है उतनी ही डिस्टेंस तक पहुंचेगा। ठीक। अब
मान लिया इस स्लोप को जो ऐसे था उसको थोड़ा सा चेंज करो, देखो स्लोप को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, अब अगर आप यहां से छोड़ो तो भी सेम हाइट तक जाता है, भले अब उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। देखो स्लोप अगर ऐसा हो तो कम डिस्टेंस होती, ये है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती नीचे जाने के लिए, ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया फिर भी वो सेम हाइट तक पहुंचा। थर्ड उन्होंने क्या किया, यहां से स्लोप हटा दिया, अब उसको यहां से बॉल को छोड़ा तो क्या होगा, जब यहां पहुंचेगी तो सीधा चलती जाएगी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोई फोर्स उसको रोक नहीं रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन करता रहेगा जब तक कि उसको रोका न जाए। तो यहां से इनर्शिया का रूल आया। इनर्शिया का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट, वो प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि वो उसकी स्टेट बदलने से रोके। स्टेट मतलब राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पोजीशन, सिचुएशन, वो बदलने से रोके, उसको हम कहेंगे इनर्शिया। या फिर एक और डेफिनेशन है हमारे पास, देख सकते हैं, इन द एब्सेंस यहां पर बॉडी हैज इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से खुद की डायरेक्शन नहीं बदल सकता, ना ही रेस्ट की ना ही मोशन की, खुद से नहीं बदल सकता बिना विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे ये पेन है मेरे पास रखा है, अब अगर मुझे इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अपने आप तो नहीं टूट जाएगा, क्यों नहीं टूट जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अपनी इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में है, तो ऐसे नहीं ये चेंज होगा। अगर हमको तोड़ना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया और वी कैन से दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। अब इन सब को लेके हमारे एक महान साइंटिस्ट न्यूटन द ग्रेट, है ना, ग्रेट न्यूटन, उन्होंने बहुत कुछ काम किए। न्यूटन के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग फिजिक्स की हर ब्रांच में न्यूटन ने काम किया है। उनके लॉज, उनके एक्सपेरिमेंट, उनकी थियरीज आपको लगभग हर ब्रांच में मिल जाएगी। तो वैसे ही लॉ ऑफ मोशन में भी आ गया है उनका लॉ। अब यहाँ पर मोशन के उन्होंने 3 लॉ दिए। मोशन के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए। पहला लॉ हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ। लिखा है फर्स्ट लॉ न्यूटन ने, in absence of external force a stationary body remains stationary and a body in motion continues its motion। उन्होंने बोला कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। अब देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब बॉल को छोड़ दो तो चलता जाएगा जब तक उसको रोकोगे नहीं। तो एनीथिंग व्हिच इज इन मोशन कंटिन्यूज इट्स मोशन। रुकेगी कब, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, रख दो सिर्फ, तो अब वो रखा ही रहेगा जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। तो वही बात है, जैसे आप साइकिल से जा रहे हो तो यहाँ पर हम पैडल मारते हैं तो कुछ दूर बाद जाके साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं मोशन के लिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक रहा है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रोकता तो एक पैडल मारा, बहुत दूर तक चले जाते, फिर ये व्हीकल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोटरसाइकिल और कार वगैरह। हम साइकिल से ही बहुत दूर तक विदाउट कंज्यूमिंग मोर एनर्जी हम ट्रेवल कर सकते थे, मूव कर सकते थे। लेकिन उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, कमियां भी हैं, जो हम आगे फ्रिक्शन में जानेंगे। अभी हम लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ सीख रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स a stationary body remains stationary and a body which is in motion continues its motion। ठीक है दोस्तों, इसके बाद न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ दिया। सेकंड लॉ जो था वो मोमेंटम पे बेस्ड था, तो हम पहले इसको मोमेंटम जानेंगे।
मोमेंटम क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p, जनरली स्मॉल p से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसकी अगर हमको यूनिट लिखना हो तो क्या हो जाएगा? m की यूनिट kg, v की मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये हम सीख चुके हैं पहले। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t माइनस 1, m1l1t माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ पर जाएंगे और आगे की चीजें सीखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे। अब है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। यहां पर p क्या है? मोमेंटम। तो d बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो हम उससे डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, या इज इक्वल टू फोर्स। देखिए लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विद रेस्पेक्टिव टाइम ना लिखें तो भी चलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है तो भी है चले, इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मींस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसमें हम छोटा सा एक डेरिवेशन है वो देखते हैं। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो हमने मान लिया कांस्टेंट है k। क्या है कांस्टेंट? k। अब देखिए, अगर हमने मान लिया इफ k इक्वल टू 1, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि F इक्वल टू dp बाई dt। अब देखिए, p का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। तो यहां पर हम p की जगह में mv सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो d बाई dt ऑफ mv, मास कांस्टेंट है उसको आगे ले लेंगे, मास चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या होता है? ये अलग है। dv बाई dt क्या होता है? तो dv बाई dt होता है a। तो इसकी जगह में हम a लिख सकते हैं। तो देखिए लिख दिया, तो F इक्वल टू एम ए, वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया जो आपने आज तक पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए। अब यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम की यूनिट केजी, मास की ए की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? m1l1t माइनस 2, m1l1t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कुछ हम सेकेंड चैप्टर में सीख चुके हैं। तो अगर हमको इसको डाइन में के बराबर लिखना हो तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन? तो 10⁵ डाइन। ठीक है दोस्तों, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। पहला है, अब यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे कि कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ को प्रूव करता है। देखिए, फर्स्ट है इफ F इक्वल टू 0, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a 0 हो जाएगा, क्योंकि मास 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी 0, रुका है तो 0, मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, स्पीड से मूव करता रहेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ था। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, anything which is in motion continues its motion and anything which is stationary remains stationary.
कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है, अगर रुका है तो रुका रहेगा, अगर फोर्स ना लगा हो, वही लिखा है, अगर फोर्स ना हो तो वी कांस्टेंट, मतलब मोशन में है तो मोशन में, रुका है तो रुका। दैट मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ एग्रीज विद न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड पॉइंट है, अगर हमको फोर्स के कंपोनेंट निकालने हो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मान लिया एक्स कंपोनेंट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स के हमने दो फॉर्मूला पढ़े, एक फॉर्मूला F इक्वल टू dt/dt, दूसरा फॉर्मूला F इक्वल टू ma। तो हम दोनों को लिख देते हैं। तो Fx, एक्स कंपोनेंट लिखना है तो सबके साथ x लिख दो, तो dpx/dt इक्वल टू ma x, ये दोनों फॉर्मूला है फोर्स के, एक्स कंपोनेंट। y कंपोनेंट के लिए Fy इक्वल टू dpy/dt इक्वल टू ma y। थर्ड कंपोनेंट के लिए Fz इक्वल टू dpz/dt इक्वल टू ma z। इस तरह से हम उनको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन इज एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल। Force F in the law stands for net external force on the particle and A is acceleration of the particle। मतलब यहाँ सेकेंड लॉ में जो मोशन दिया जाता है वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे अप्लाई होता है, और यहाँ पर जो फोर्स है, जो F है वो फोर्स बताता है, टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और जो A है वो एक्सेलरेशन बताता है पार्टिकल पर। इसके बाद है फोर्थ, लिखा है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए लोकल रिलेशन व्हिच मींस दैट फोर्स F इज रिलेटेड टू A फॉर एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। मतलब कि जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर, तो एक्सेलरेशन बदलता रहेगा। तो जिस पॉइंट के लिए निकालना है उस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन हमको अलग अलग मिलता जाएगा। वही लिखा है रिलेशन व्हिच means that force F is related to acceleration at that point at that instant। जिस पॉइंट पर निकालेंगे उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इसके। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स। इम्पल्स देखते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। देखिए अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू dp/dt। तो अगर इसमें F इक्वल टू dp/dt में dt को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? F dt इक्वल टू dp। अब हम इसको डेल्टा लगा के अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, d को डेल्टा लगा के तो F डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा टी। मतलब यहाँ पर जो F dt है या F डेल्टा t है, दिस इज द इम्पल्स। और ये इम्पल्स किसके बराबर होता है? तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही लिखा है डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू mv हमने पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू mv। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइनल वाले को m2v2 माइनस इनिशियल वाले को m1v1, m1v1। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इम्पल्स। अब इसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? To every action there is a always equal and opposite reaction। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ एक्शन हो तो उस पे रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए वही लिखा है, हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है B जिस पे फोर्स लग रहा है, तो FB है, फोर्स ऑन B बाई A वाला लगा रहा है, सेम फोर्स लगाएगा B वाला A पर, तो क्या हो जाएगा? FAB, यानी फोर्स ऑन ए बाई बी, दोनों इक्वल होंगे। तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, डायरेक्शन अलग होती है ना, इसीलिए। ये ऐसा केस है जैसे कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप अगर प्रेस कर रहे हो तो जैसे जितना ही, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग के अलावा, बहुत मजेदार, दीवार है उस पे अगर हम मारे तो क्या होगा? हम फोर्स लगाते हैं, हम पे भी फोर्स लगता है, इसी वजह से हमारे
हमको वो फील होता है। जितनी तेज से आप दीवार पे मारोगे उतनी तेज आपके हाथ पे लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्शन किया तो सामने से रिएक्शन आया, तभी हमारे हाथ में लग रहा है। तो वही लिखा है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और दोस्तों इसमें पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगी। पहले हम मारेंगे तभी हमें लगेगा ना, कि पहले ही लग जाएगा, दीवार वहां अपने आप लग रहा है और फिर मार रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। सॉरी। तो पहले एक्शन होता है और फिर रिएक्शन होती है। तो इसीलिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। तो क्या है न्यूटन थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।